नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, संस्कृति का स्वरूप, जिसका नाम है संस्कृति का स्वरूप। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति हमें हमारे समाज को हमारे दूसरे समाजों से भिन्न बनाती है। हमारी संस्कृति हमारा एक पहचान होती है। संस्कृति मनुष्य को सर्वांगीण विकास करती है। संस्कृति हमें औरों से अलग बनाती है। तो आज हम उसके स्वरूप के लिए पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे कि ये पाठ किसने लिखा है, और उसके बाद हम केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस अंक में, क्योंकि बच्चों वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर आपको वो पूरी डाउनलोड नहीं हो पाती, आप पूरी देख नहीं पाते, इसलिए मैंने इसके अंक बना दिए हैं। ये हमारा पहला अंक है जिसमें हम लेखक परिचय और केंद्रीय भाव दोनों को समझेंगे, क्योंकि जब हम केंद्रीय भाव और लेखक परिचय समझ लेते हैं तो हमारे काफी प्रश्न उसमें से जो आते हैं वो हल हो जाते हैं। इसलिए हमें इन्हें भी बहुत ध्यान से समझना चाहिए। जितना हमारे लिए पाठ आवश्यक है उतना ही हमारे लिए लेखक परिचय और केंद्रीय भाव आवश्यक है। जब आप केंद्रीय भाव याद कर रहे हों और केंद्रीय भाव समझ रहे हों और जीवन परिचय को पढ़ रहे हों, तो इसमें से जन्म, मृत्यु, इनकी रचनाएं या इनकी कोई अलग से अगर कोई उपलब्धि है तो उस पर हमें बहुत ध्यान देना होता है। प्रश्न वहीं से आते हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय पर चलते हैं। संस्कृति का स्वरूप जो हमारा पाठ है वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित है। अब हम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साधारण परिचय प्राप्त करेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 ईस्वी में और मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई। माता पिता का निवास लखनऊ में होने के कारण बचपन लखनऊ में बीता। प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए करने के उपरांत पीएचडी, डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। इन्होंने सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज म्यूजियम के अधीक्षक और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर सफलतापूर्वक कार्य भी किया। वेल एजुकेटेड होने के कारण इन्हें अच्छे पदों पर स्थापित किया गया। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त भी हुए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। साहित्य अकादमी ने भी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पुरस्कृत किया था। फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई के सभापति और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस के सभापति भी ये रहे। इनकी लिखी और संपादित पुस्तकों में अरुज्योति, कला एवं संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनि कालीन भारतवर्ष, पृथ्वीपुत्र, पौद्दार, अभिनंदन ग्रंथ आदि प्रमुख हैं। ये इनकी रचनाएं हैं जो हमें बहुत ध्यान से और याद करनी है अच्छे से, ताकि पेपर में अगर पूछ लिया जाए तो हम आराम से पहचान सकें कि ये किन के द्वारा लिखित है। अगला है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय इतिहास, पुरातत्व और भारतीय संस्कृति के गंभीर अध्येता। गंभीर अध्येता माने इन्होंने बहुत गंभीरता से उसका अध्ययन किया है। भारतीय संस्कृति पर अध्येता में शीर्ष स्थान पर हैं कालिदास के मेघदूत और बाण भट्ट के हर्ष चरित्र की नवीन पीठिका प्रस्तुत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अच्छा, ये हमारा लेखक परिचय है जिसमें से हमें प्रश्न तैयार करने हैं, बारीकी से इसे पढ़ना है। अब आइए हम केंद्रीय भाव पढ़ते हैं कि हमारा पाठ क्या कह रहा है। लेखक ने इस संबंध में बताया है कि संस्कृति शब्द बड़ा व्यापक और सांस्कृतिक कार्य बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष है। जो संस्कृति होती है वो हमारे आसपास व्यापक रूप से बहुत बड़े क्षेत्र में फैली होती है, और वो संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण विकास और उसकी पूर्णता का आधार भी है। ये संस्कृति हमें भूत, वर्तमान और भविष्य से मिलाती है। मनुष्य का जीवन कभी रुकता नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। ये हम भी जानते हैं। पहले जो काम हमारे दादाजी ने किए, अधूरे छोड़े, वो पिताजी ने पूरे किए। पिताजी के बाद अब उसका भार हमारे कंधों पर है, लेकिन हमें इसे भार की तरह नहीं, अपनी सर्वांगीण पूरी चेतना लगाकर इसे पूरा करना चाहिए।
संस्कृति के विविध रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ चलता है, इसलिए जो संस्कृति हमारे पूर्वज हमें देकर गए हैं, हमें उसे उत्तराधिकारी के रूप में जो हमने उसे प्राप्त किया है, उसके साथ हमें वही अपना बल लगाना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, नए से कुछ अच्छा ग्रहण करना चाहिए और पुराने से रूढ़ियों को हटाकर उस संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमें उसका उत्तराधिकारी माना है। धर्म, दर्शन, साहित्य उसी के अंग होते हैं। हम जानते हैं कि संस्कृति के अगर कोई अंग पूछता है तो धर्म से हमारी संस्कृति की पहचान होती है। दर्शन, फिलॉसफी, ये हमें संस्कृति समझाते हैं। साहित्य उसी के अंग है। हमारा साहित्य भी हमारी संस्कृति का परिचायक होता है बच्चों। संस्कृति को लेखक के मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर निरूपित किया गया है। इससे बड़ी बात कौन बताए? मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर, यानी संस्कृति हमारे अंदर आत्मसात है, समाई हुई है। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। अगर हमें अपने राष्ट्र का संवर्धन करना है, उसका विकास करना है, तो हमारे लिए संस्कृति की साधना करना प्रबल आवश्यक है। इसलिए बुद्धि का संबल लेना आवश्यक है। इसके साथ हमें अपनी बुद्धि का बल भी जांच लेना चाहिए। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है, वहीं उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि होती है। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है, पुरानी संस्कृति जो हमें उत्तराधिकार में मिली और नूतन संस्कृति जो समय ने बनाई, हमें उन दोनों में से उतना छांट लेना चाहिए जो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य को संवार सके। वही उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि होती है। मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य अपना चरित्र अपने स्वयं के द्वारा ही निश्चित करता है। हमें दुराग्रहों से मुक्त होकर ही प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसकर देखना चाहिए। दुराग्रह माने बुरे आग्रह, बुरे आलस दिखाना, बुरा सोचना, ये दुराग्रह, इनसे हमें मुक्त हो जाना चाहिए और प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसना माने परीक्षा लेना, कसौटी पर कसकर देखना चाहिए। कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है। जो कर्म नहीं करना चाहता, बैठे बिठाए समझता है कि हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य संवर जाए, तो वो व्यक्ति कर्मण्य नहीं होता है। इसलिए हमें कर्म से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। अगर वो कर्मशील नहीं है तो वो हमें ना तो नई पद्धति से परिचित करा सकता है, ना हमारी नई संस्कृति को जन्म दे सकता है। इसलिए पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं, उन्हें लेकर हम कर्म में लगे रहें और नई वस्तु का निर्माण करें। हमारे लिए क्या है कि हम उन सबको लेकर कर्म करें और नई वस्तु का निर्माण करें। आशा करती हूँ कि मैंने जीवन परिचय और केंद्रीय भाव आपको सरलता से समझाया होगा। अगर आपको ये दोनों समझ में आते हैं तो आगे के लिए तैयार रहिए। अब हम इसके बाद जो अंक लाएंगे उसमें अपने इस पाठ को शुरू से पढ़ाएंगे। इस पर एक एक लाइन से लाइन, देखो बच्चों, मैं स्लाइड से या किसी भी तरीके से इस पाठ को बहुत अच्छे से और भी तरीके से समझा सकती हूँ, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी पुस्तक का एक एक लाइन, एक एक शब्द पता होना चाहिए। क्योंकि जब हमारी परीक्षा होती है, पेपर बनाया जाता है, तो हमारी इसी पुस्तक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इससे बाहर कुछ नहीं आता। इसलिए हम अपनी किताब को रखकर उसकी एक एक लाइन समझा रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी, जब भी आप किताब को हाथ में लेकर पढ़ें, तब आपको किताब में कोई भी अक्षर नया ना लगे जो आपने सुना ना हो। तो आशा करती हूँ कि आप ये समझ गए होंगे मेरी बात। अब मैं आपको नए अंक में इससे आगे इसका पाठ पढ़ाऊंगी। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए और नए अंक का इंतजार कीजिए। जल्द से जल्द मैं आपको इस पाठ को लेकर आने वाली हूँ। तब तक आप इसका दोहराव कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये मेरी बात सरल लगी होगी और समझ में आई होगी। धन्यवाद बच्चों।